तो भी रह जाए तो भी हंग असेंबली दिख रही है, क्योंकि अच्छा देखिए, अब आप जानना चाह रहे थे कि इधर कितने रन पड़े, तो हैदराबाद कर्नाटक में बीजेपी 10 है, कांग्रेस 8 है। हैदराबाद कर्नाटक रीजन में सेंट्रल कर्नाटका में बीजेपी 16 है, कांग्रेस 9 है, जेडीएस 3 है। मुंबई कर्नाटक में बीजेपी 24 है, कांग्रेस 18 है, जेडीएस 0 है। कोस्टल कर्नाटक में बीजेपी 8 है, कांग्रेस 10 है। बेंगलोर में कांग्रेस 5 पर है, बीजेपी 11 पर और जेडीएस 0 पर। हैदराबाद कर्नाटक में बीजेपी 10 पर, कांग्रेस 8 पर। तटीय को छोड़ के बाकी सभी क्षेत्रों में बीजेपी को बढ़त मिली हुई है। जी, बीजेपी को बढ़त मिली हुई है। और मुंबई और अब देखिए आंकड़ा बदला है, फिर से एक बार बदला है। बीजेपी 76 और कांग्रेस 67, जेडीएस 25, 76, 67 और 25। मुझे ये बात बताइए, आप एक बार कैलकुलेट करिए कि कितने सीटें जेडीएस की आ गई तो भंग असेंबली हुई, मामला फंस गया। दीपक जी, वो डिपेंड करता है कि बाकी दोनों पार्टियों की कितनी वो भी उस पर डिपेंड। तो मगर ये 25 की 25 भी यदि वो ले जाती है तो लगता है कि हंग असेंबली आ जाएगी, लगता है 76, 69। अब अंतर और फासला दोनों का फिर से एक बार कम हो 40 सीटें। तो कांग्रेस की मंजिल दूर, बीजेपी की मंजिल पास, लेकिन मंजिल तक कौन पहुंचता है, जीत उसी की होती है। और जो जीता वही सिकंदर कहलाता है। जो जीता वो चंद्रगुप्त। सिकंदर मान लीजिए, लेकिन सिकंदर तो जीता ही नहीं भारत में आके, चंद्रगुप्त ने जीत दर्ज की थी पहले। लेकिन सिकंदर ने जंग जीता। अब ये तो पता नहीं कहां से मुहावरा चला, सिकंदर को मैं नहीं मानता जीत विजेता। बीजेपी 88, कांग्रेस 72, बीजेपी 88। और बहुमत से कितनी दूर है निकाल के बताइए जरा। बहुमत से मात्र 24 दूर है। बीजेपी 88 पर आगे है, कांग्रेस 72 पर आगे है, जेडीएस 26 पर आगे है और अन्य 0 पर। कर्नाटक में 72 पर कांग्रेस आगे है, 88 पर बीजेपी आगे है, 26 पर जेडीएस आगे है। तो यहाँ का ये पूरा मामला अनुज जी, अब आपको देखकर क्या लगता है, हंग या क्लियर? दीपक जी, अभी भी मुझे हंग लग रहा है, क्योंकि देखिए कांग्रेस और बीजेपी मिलकर के 160 सीटों पर है और 186 सीटों पर निर्णय मतलब रुझान आ जाने के बाद जो ऊपर की सीटें बची हैं उसमें सारी यदि चली जाएं एक तरफ तभी किसी को बहुमत मिल पाएगा, अन्यथा हंग असेंबली की तरफ ही हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अभी भी सिंगल लार्जेस्ट तो क्लियर है, बीजेपी दिख रही है। बीजेपी दिख रही है आपको, माने आपके दिखा रहे हैं दीपक 88, बहुत बड़ी बढ़त है ये। और एक ऐसे वक्त पर है जब लगभग 45 मिनट का वक्त गुजर चुका है। 45 मिनट का वक्त गुजर चुका है। अमिताभ जी, आपने जो कहा था हमारे साथी को बड़ा पसंद आया, जो जीता वही चंद्रगुप्त। तो ये तो मैं हमेशा कहता हूं कि सिकंदर जी को पता नहीं कैसे भारत में विजेता घोषित कर दिया गया। भारत में विजेता कई हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सिकंदर साहब नहीं थे। और सिकंदर को हरा के भेजा था पोरस ने। हाँ नहीं, और वो सिकंदर उस सिंधु नदी के उधर चले गए कि ये तो बहुत ही बिगड़ प्रदेश है, यहाँ तो जीत ही नहीं सकते, और उन्होंने पीठ दिखाई यहाँ से, और इसलिए फिर सेलुकस को भेजा चंद्रगुप्त के पास की संधि करो। इसलिए यदि जीता कोई तो वो चंद्रगुप्त जीता। इतिहास यूरोपियनों ने लिखा है, इसलिए उन्होंने, मैं यही तो कह रहा हूँ, कम से कम अब तो हम चर्चा शुरू करें, लेकिन अभी विषयांतर हो जाएगा। मैंने तो ऐसे ही कहा, एक जो कि मैं हमेशा, मेरी ये आदत है कि जब मैं सिकंदर सुनता हूं तो मैं सुधारता हूं। लेकिन देखिए, इस पूरे प्रकरण में मैं फिर कहना चाहता हूं कि 72.17% का बहुमत यदि पोलिंग रेट है, यदि जो वहां के वो हैं वोटर टर्नआउट जिसको बोलते हैं, वोटर टर्नआउट 72.16 हिस्टोरिक है। इतना बड़ा यदि हुआ है वहां पर परसेंटेज ऑफ वोट्स, तो फिर वो एक डिसाइसिव मैंडेट होना चाहिए। ये कायदे से एनके सिंह साहब, अनुज जी, दीपक जी, आप तीनों तो प्रकांड विद्वान हैं राजनीति के। मैं इसमें समझ ही नहीं पा रहा था कि ये आखिर में क्या होगा। हंग असेंबली यदि होनी है तो मैं तो वाकई मैं भी राजनीति विज्ञान का छात्र रहा हूं, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे धन्यवाद देना चाहिए विधाता का कि उन्होंने मेरी समझ को बरकरार रखा है लगभग अभी तक। और अभी के हिसाब से यदि देखें, ट्रेंड नहीं, मैंने कहा कि जो अभी की सिचुएशन है उसमें जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं, मैं कहता हूं कि सरकार अपने दम पे यदि बनाने की स्थिति बनती है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां की जनता ने तय किया है कि किसी एक पार्टी को हम सरकार चलाने का मौका देंगे। और मैं मानता हूं कि ये वाकई में उनके हित में है। ये आज की मतदाता जो है वो बहुत समझदार हो चुके हैं। इस पूरे प्रकरण में यदि मैं मानूं
तो शुरुआती ट्रेंड इसलिए हुआ, वो जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो चुनाव की जस्ट पहले वाले दिन जो दंगा कराया गया, उस दंगे की वजह से इस तरह की कांग्रेस में सुधार की गुंजाइश दिखी है। और वो जेडीएस के कारण जेडीएस को जो सीटें मिलती ओल्ड मैसूर में, हैदराबाद में, कोस्टल कर्नाटक में, क्योंकि जेडीएस बहुत स्ट्रांग जा रही थी उन दिनों, जेडीएस की कीमत पे उसने जो सभी मुस्लिम वोट अपने तरफ खींचे और इसलिए उसकी झोली में इतनी सीटें भी आई है, वरना वो इतनी सीटों के लायक भी नहीं थी कांग्रेस। 8:48 का वक्त हो गया और सीधे चलते हैं मुकेश नायक जी के बाद। मुकेश नायक जी 8:48 पर बीजेपी 88, कांग्रेस 72, 72, जेडीएस 26। ये आंकड़ा है। सिद्धारमैया आप दोनों सीटों से पीछे हो गए हैं, चामुंडेश्वरी और बदामी सीट से भी सिद्धारमैया पीछे हो गए हैं। तो बुरी खबर सिद्धारमैया के लिए। बिल्कुल बुरी खबर है, मगर कांग्रेस के लिए शायद इसमें अच्छी खबर कुछ नहीं हो, क्योंकि दीपक जी वो हटाना बड़ा कठिन काम होता यदि वो चुनाव यानी मुख्यमंत्री के चुनाव प्रक्रिया से अपने आप बाहर हो जाएं, तो बार्गेन कर पाने में जेडीएस के साथ कांग्रेस को बड़ी सुविधा होगी। जीत में भी हार है, हार में भी जीत है। बीजेपी 92 तक पहुंच गई है, कांग्रेस 75। अब फासला दोनों दलों का बढ़ता हुआ, बीजेपी 92, कांग्रेस 75। 92 के बाद अब चाहिए 24 सीटें। मुकेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दोनों सीटों पर सिद्धारमैया पीछे चल रहे हैं। नहीं दीपक जी, मुझे लगता है कि अभी आधे घंटे और हमें इंतजार करना चाहिए। अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें लगता है कि कर्नाटका में एक टूटे हुए जनादेश की तरफ हम जो बढ़ रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यजनक है लोकतंत्र के लिए। जैसा अभी महानुभाव कह रहे हैं, आपने कहा और कांग्रेस की कुछ सीटें बढ़ गई 92 और 86 राजनीतिक। मुकेश जी आपको अच्छी खबर दे दूं, आपके हिसाब से बीजेपी अब 92 पर है और कांग्रेस 86 पर। 86 यानी दोनों के बीच का आंकड़ा अब मात्र 6 सीटों का अंतर रह गया है। 6 सीटों का अंतर। बिल्कुल, और ये हंग असेंबली ही दिखा रहा है। ये हंग असेंबली दिखा रहा है और जेडीएस इंटेक्ट बनी हुई है। इलेक्शन है जी, आप कुछ कह रहे थे मुकेश जी। दीपक जी, बिल्कुल कम अंतर है और बिल्कुल ये तो दिखाई देने लगा है कि हम एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट की तरफ जा रहे हैं, एक टूटे जनादेश की तरफ जा रहे हैं, जिसमें सभी राजनीतिक दलों की बार्गेनिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। और चूंकि पूर्ण बहुमत नहीं आने से जिस तरह से एक पॉलिटिकल विल स्टेट की, राज्य की जनता की राजनीतिक दलों को मिलती है, उसमें जरूर अवरोध पैदा होता है एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट के द्वारा, और एक पूरी राजनीति एक अजीब तरह के घटियावाद के दौर की तरफ जाती है। लेकिन वो घटियावाद तो हर कोई करता है, हर कोई गठबंधन की राजनीति करना चाहता है और 2019 में आपका पूरा का पूरा आंकड़ा इस घटियापन पे टिका हुआ है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब भी फ्रैक्चर्ड मैंडेट आएगा तो उस तरफ राजनीति जाएगी, जोड़ तोड़ होगी, सौदेबाजी होगी, बार्गेनिंग होगी, उस तरफ स्वाभाविक रूप से, क्योंकि कोई ना कोई सरकार तो बनानी है ना। बिल्कुल, येदियुरप्पा की तस्वीरें लग रही हैं पूजा करते हुए। बीएस येदियुरप्पा अगर बीजेपी जीतती है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे। बेंगलुरु की तस्वीरें ओम आप्यायस्वमेतुते विश्वतस्वमर्ष्ण्यं भवाभागस्य संगते इदां वाय नमः क्षीरेण स्थापयामि मूलेन शुद्धोदकेन स्थापयामि। अगर आपका कैलकुलेशन हो कि 92 सीटों से आगे जितनी भी बचती हैं वो अगर बीजेपी जीतती है तो क्या होगा? क्लियर बहुमत मिलेगा बीजेपी को? मेरे ख्याल से 16 सीटें बची हुई हैं। एक मिनट बीजेपी 92 और कांग्रेस 88। जी। कांग्रेस 88 पर हो गई है, 92-88। बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट, और इतना क्लोज कॉन्टेस्ट, सिर्फ 4 का अंतर। और इसीलिए जेडीएस 92 और 88 और जेडीएस 26 पर कॉन्स्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण, और जेडीएस अगर थोड़ा भी गिरती है तो इन दोनों में से एक क्लियर मेजोरिटी पा जाएगा। शायद नहीं, क्योंकि वो 20 जो चंक होगा वो असेंबली को हंग बना के रखे रहेगा। 20 का बिल्कुल अभी दिख रहा है ऐसा, अभी ऐसा दिख रहा है। 92 और 88 26। अमिताभ जी आपकी प्रतिक्रिया, विशेष प्रतिक्रिया।
धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी जो अभी ट्रेंड है उस ट्रेंड में लीड बन रही है, लेकिन एक चीज फिर मैं आपको वही साइड के पैनल को आप दिखा रहा हूं। देखिए साइड पैनल में पुराना मैसूर में कांग्रेस 14 है, यहां 3 है। अब बीजेपी और जेडीएस 15 है, मैं मान रहा हूं, लेकिन वो जो 14 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं वो 14 सीटें छीनी है जेडीएस से। अब इस विषय पे मैं आपको अंतिम बार ये बताना चाहता हूं, अभी मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा, कि ये जो भी चीजें जो अभी तक कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ अपना दिखाया है ट्रैक रिकॉर्ड, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मुस्लिम सीटें छीनी है जेडीएस से उस दंगे की वजह से। अब यहां पर ये मैं अनुज जी का सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं कि अभी ये जो ट्रेंड है इस ट्रेंड में फाइनली मार्जिन बहुत कम बेशक हो, लेकिन वोट के परसेंटेज के हिसाब से बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाएगी। जेडीएस यदि 30 तक भी होती है, वोट के परसेंटेज के हिसाब से सरकार नहीं बना सकती ना, बहुमत पड़ेगा। वोट परसेंटेज मतलब कि हायर टर्नआउट के हिसाब से, हायर टर्नआउट में हमेशा कह रहा हूं, हायर टर्नआउट जो 72.17% का जो ऐतिहासिक टर्नआउट रहा है कर्नाटक में, वो इसलिए भी ये दिखाता है कि चाहे जिधर भी जाए जनादेश एक तरफ जाएगा, और अभी के ट्रेंड के हिसाब से बीजेपी को अपने दम पे सरकार बनाने का मौका ये जनादेश देना तय कर चुकी है। ये मैं अभी भी मानता हूं। अब आगे की देखते हैं क्या होता है। रजत, कांग्रेस दफ्तर में कोई हलचल? देखिए अब तक ऐसी कोई हलचल नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं आया। जिन प्रवक्ताओं की ड्यूटीज है टीवी चैनल्स के लिए उनको कमरे अलॉट किए गए वो आए हैं। तो अभी आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो स्टाफ है, जो बड़े नेता है वो नहीं आए हैं, वो भी शायद इस बात के लिए वेट कर रहे हैं कि कुछ एक सॉलिड और कंक्रीट निकल के आए, क्योंकि बोलने के लिए कुछ नहीं है। जो रुझान आ रहे हैं बहुत क्लोज कंटेस्ट है दीपक जी, ये तो सामने ही दिख रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, थोड़ा सा भी 1 घंटा 1.5 घंटा और लोग अपने आप को रोकेंगे, उसके बाद निकल के आएंगे। इसीलिए आप देखिए कि अभी कोई ऐसा पटाखे नहीं है, कोई ऐसी मिठाई नहीं है। कांग्रेस ऑफिस के सामने भी हवन हो रहा है, जो हवन के विजुअल्स हमने भेजे हैं। तो अभी आप कह सकते हैं कि कांग्रेस अपनी सांसें रोक के बैठी हुई है, लगातार टेलीविजन स्क्रीन लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है 2 घंटे के अंदर यहाँ पर लोग आएंगे और 2 ही चीज होगी, या तो बताएंगे कि हाँ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की एक बड़ी जीत है, और नहीं होगी तो शायद मुझे लगता है कि लोग कहेंगे कि अगर मुख्यमंत्री ने काम अच्छा किया होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। लाइन पक्की है, प्रेस रिलीज लिखी हुई है। बिल्कुल, देखिए ये एक सेट वो है। लगातार राहुल गांधी भी जब कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने सिद्धारमैया को अपने साथ रखा, सिद्धारमैया को पिच किया। 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि 115 का दावा करने वाले सिद्धारमैया कहने लगे कि आप एक मिनट रजत, मैं नया आंकड़ा बता दूं। आंकड़ा चेंज हुआ है। बीजेपी 90 यानी 90, कांग्रेस 86 यानी 86। बीजेपी 90, कांग्रेस 86। 16 सीटों का रुझान आना बाकी है। 16 सीटों का रुझान आना बाकी है, और दोनों पार्टियों में 16 पूरी जोड़ दी जाए तो भी किसी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा। आप फिर से बोलिए ये बात। 16 सीटों का रुझान आना बाकी है। यदि बीजेपी को 90 में 16 जोड़ दे तो 106 होता है, 112 से 6 कम रह जाती हैं। कांग्रेस में 86 में 16 जोड़ दें तो भी वो यानी 102 के आसपास रहते हुए वो भी स्पष्ट बहुमत से 10 सीटें पीछे रह जाती है। यानी सारी चाबी केवल देवगौड़ा परिवार के हाथ में, कुमारस्वामी के हाथ में। सारी चाबी और ताला दोनों लेके गायब है। बिल्कुल, क्योंकि ताज उनको चाहिए होगा, इसलिए सब कुछ लेके गायब हो जाएंगे वो। इसीलिए सब कुछ लेकर गायब है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कंपटीशन में, इस रेस में कौन जीतेगा, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस या बीजेपी, बताइए अमिताभ जी, कौन जीतेगा? मैं तो लगातार ताज लेने में नहीं, मैं तो अभी अनुज जी की बात से असहमत हूं, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं कि जरूर देवगौड़ा जी 40 तक भी यदि बनाते हैं तो भी ऐसा नहीं है कि चाबी उनके पास होगी। और देश हित में, राज्य हित में यही है कि वहां एक पार्टी की सरकार बने, वरना बार्गेनिंग के बाद नुकसान होता है। इसलिए लेकिन अंत में देखिए, यदि जो जनादेश जैसा होगा उसका सम्मान हर पार्टी को करना चाहिए, प्रजातंत्र है। लेकिन ऐसी स्थिति में वो चाबी, ताला और वो जो मुकुट है, राज मुकुट, इन सब चीजों की यदि हम अभी चर्चा शुरू करें तो थोड़ा प्रीमेच्योर है। दीपक जी, स्टेक्स इतने हाई हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में से कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि सत्ता दूसरी पार्टी के हाथ में चली जाए या पहल दूसरी पार्टी के हाथ में चली जाए। इसलिए लोग पहल अपने हाथ में रखना चाहेंगे और सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहेंगे। सब कुछ मतलब मुख्यमंत्री का पद कुर्बान करने को तैयार रहेंगे। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सहयोगी पकड़ना चाहेंगे, राज्य पकड़ना चाहेंगे। नहीं, भाजपा जो भी करेगी वो राज्य की जनता के हित में करेगी। ये प्रेस रिलीज भी लिखी हुई है। अब आप सब जगह प्रेस रिलीज लिखी हुई है, ये
जनता के खिलाफ कुछ किया जाता है। अमिताभ जी बोल सकते हैं कि मैंने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि ये जनता के खिलाफ जाएगा। कई बार हमेशा जनादेश को मान लिया जाता है। जम्मू कश्मीर में भी यदि पीडीपी के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया, जनादेश के हिसाब से किया, मजबूरी है सबकी, करना ही होता है। अब देखिए, अब आंकड़ा क्या कहता है, बीजेपी 90 पर है, कांग्रेस 86 पर, जेडीएस 30 पर, वही 16 सीटों का 16 सीटों का अंतर है। और 16 सीटें 16 की 16 किसी को भी मिल जाए तो भी स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिल पाएगा। वहीं पर खड़े हम लोग भी नहीं। 90, 10, 16, 106, जी हाँ 106, ये अगर हम कैलकुलेट करें तो स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं है। और ये बताता है कि क्या किस तरीके का इस वक्त क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है, इतना क्लोज कि दिल थाम के बैठे रहना पड़ेगा आपको। और जैसे टीवी में चेतावनी दी जाती है कि कमजोर दिल वाले, अभी देखिए जेडीएस किसी के साथ भी अभी भी मिल जाए उन 16 के आए बिना तो भी सरकार बन रही है। 30 में ही सरकार बन रही है ना। कांग्रेस की तरफ आए 116 स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा, बीजेपी के साथ है 120 स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा। तो वही हम दिखा रहे हैं जी। दिखाइए, आप प्लेट दिखाइए जैसे कांग्रेस और जेडीएस 116 सरकार बन गई, 90-30 120 सरकार बन गई। तो चाबी और ताला सब उनके पास है, चाबी ताला घर सब उनके पास है। हर घर हर कमरे में उन्होंने ताला लगा के रखा हुआ है और कोई नहीं छोड़ा। अगर यही आंकड़े रहते हैं तो वाकई विनर उसके होंगे एचडी कुमार स्वामी, क्योंकि हार्ड बार्गेनिंग के वो माहिर माने जाते हैं। जब बीजेपी के साथ भी उनका मामला चला था ना, तो कम सीटें होने के बावजूद वो चीफ मिनिस्टर जी पहले ले गए थे और उसके बाद उन्होंने बीजेपी को त्याग दिया था, क्योंकि बीजेपी की मजबूरी थी, वो कांग्रेस की सरकार गिराना चाहती थी। बिल्कुल। और अभी बनने नहीं देना चाहेगी। बिल्कुल। वही कांग्रेस भी चाहेगी कि बीजेपी के हाथ में वो सरकार न जाए। बिल्कुल। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर कोएलिशन की स्थिति आएगी तो एचडी कुमार स्वामी बहुत ज्यादा एज पर रहेंगे, अगर इस तरह की कोई परिस्थिति आती है तो। लेकिन अभी सिर्फ 1 घंटे हुए हैं, 1 घंटे में अभी बहुत कुछ बदल सकता है, काफी कुछ बदल सकता है। तो बीजेपी अभी 90 पर है, कांग्रेस 86 पर, जेडीएस 30 पर और अदर्स 6 पर। अब मैं अमिताभ जी अगर आपके पास आऊं और आपसे पूछूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी चीफ मिनिस्टरशिप कुर्बान करने के लिए राजी होगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? दीपक जी, मैं हमेशा बोल रहा हूं कि ये रुझान है और रुझान को यदि आप सीधा निर्णय में अब वो ज्यादा खेल फर्रुखाबादी कुछ बचा नहीं है, खुला खेल हो गया अब। नहीं, मैं अभी भी मानता हूं कि देखिए 90 के बाद यदि मैं आपकी और अनु जी की बात मानूं तो भी कितनी सीटें बचती हैं, कुल मिला के करीबन 22 सीटों की बात है। तो 22 सीटों का जो वो है, जो फासला है अपने आप पूर्ण बहुमत का, वो अभी इसमें चूंकि निर्णय फाइनल नहीं हुआ है, 11-12 बजते तय होगा। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी कीमत पर ये नहीं मानेगी कि कोई बार्गेनिंग करने की जरूरत पड़े, क्योंकि बार्गेनिंग हमेशा कुछ न कुछ दिलवाता है किसी को, जो उसका भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से जीत जाएगी। नहीं, जस्टिफाइड थोड़ा सा तो कम होता ही है बार्गेनिंग में, क्योंकि उसमें फिर जनता के हित थोड़ा सा उसमें कंप्रोमाइज होते हैं। इसीलिए यदि अपने दम पे कोई सरकार बनती है तो वहां पर फिर इस तरह की संभावना नहीं होती। और 11-12 बजते जब फाइनल रिजल्ट्स आने लगेंगे, उस समय मैं समझता हूं कि तब ये बात चर्चा का विषय बनेगा कि अंत में किसको मुख्यमंत्री बनना है और कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। अभी ये थोड़ा सा समय से पहले प्रीमेच्योर है। असल में सरकार तो आज शाम के बाद बननी है ना, तो शाम तक तो संख्या अनुजित अभी संख्या सेटल हो जाए, उसके बाद ही निर्णय करना सेटलमेंट तक छोड़ेंगे। और उससे मैं तो बोल रहा हूं कि ये रात अभी काफी लंबी है। मैं रात को लंबी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब तक अब जो रिटर्निंग ऑफिसर जब ठप्पा लगा के दे ना दे, डीएम ठप्पा लगा के दे ना दे, तब तक मत मानिए। नहीं, डीएम तो वो तो होता है, इलेक्शन कमीशन के नीचे होता है। इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक संस्था है। कांग्रेस बेशक इसी तरह की बातें कर सकती है, क्योंकि वो हमेशा संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने की बात करती है, उसका मर्यादा गिराने की बात करती है। अच्छी लगी आपसे बात सुन के, अच्छा लगा। हम लोग मानते भी हैं 88 और 86। चलिए, फिर चेंज हुआ है। देखिए कितना दिलचस्प होता जा रहा है, कितना दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी अब 88 पर हो गई है, कांग्रेस 86 पर हो गई है और जेडीएस 32 पर हो गई है। तो यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच का अंतर सिर्फ 2 का। इस सिर्फ 2 कौन है? गब्बर सिंह को बहुत रिफर किया था।
नहीं, देखिए वो दोनों सीटें जय और वीरू है कि कितने सिद्धारमैया के कारण भी ये कांग्रेस की हालत हो रही है। नहीं, यदि दोनों सीटें जीत रही होती तो वो 88 पर वही जो सीपी जोशी के कारण हुआ था जी, एक वोट से आ रहे सही हो बात है। और सीएम बनते बनते रह गए। 88-86 गब्बर का बड़ा जिक्र हुआ था ना इसमें, तो जय और वीरू अभी बाकी हैं। बिल्कुल जय और वीरू जिसकी तरफ आए सरकार उसकी बन जाएगी। नहीं, ये जय और वीरू जाएंगे नहीं, कांग्रेस की गब्बर तरफ। तो उधर का है, हमारे पास जय वीरू आएंगे, अभी आप चिंता मत करिए। मैं फिर कह रहा हूं नहीं, राहुल गांधी तो बोलते हैं गब्बर आपके पास है। तो वही राहुल जी तो बहुत सी चीजों में दिवा स्वप्न में रहते हैं, लेकिन वो तो अभी भी कहते हैं 2019 में प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन अभी ये विषय चर्चा का नहीं, चर्चा का विषय यही है कि जो अभी की स्थिति बनती है उसके हिसाब से फाइनल रिजल्ट यदि आते हैं तो फाइनल रिजल्ट में 11-12 बजते जब रिजल्ट ओपन होने लगेंगे तो शाम को आएगा सर। नहीं, 12 बजते आपको रिजल्ट ओपन होने लगते हैं कि हाँ कौन सा ट्रेंड जा रहा है। देखिए अभी मैं आपको, हालांकि बीजेपी के हित का वो आंकड़ा मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन देखिए 90 से 88 हुआ, बीजेपी हुई ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऊंच नीच के इस खेल में ये T20 से भी ऊपर की चल रही है मैच की स्थिति। तो इस मैच में मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि कब कौन सा विकेट कहां से गिर जाएगा एकाएक, इसमें अभी थोड़ा सा मुझे धैर्य रखने की आवश्यकता महसूस हो रही है। और मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि यहां पर यदि इतने बड़े परसेंटेज ऑफ वोट से जो पोलिंग टर्नआउट है, जो हिस्टोरिक है कर्नाटक की दृष्टि से भी और ओवरऑल नेशनल पर्सपेक्टिव में भी, मुझे लगता है कि इसमें यदि हंग असेंबली होती है तो बड़े राजनीतिक पंडितों को सोचना पड़ेगा कि ये हैवी टर्नआउट क्या वाकई में फ्रैक्चर्ड मैंडेट भी दिलवाता है। ठीक है मुकेश जी आपको जाना है, मुझे पता है। एक आखिरी रिएक्शन आपसे लूंगा। डाटा भी कह रहा है बीजेपी 88, कांग्रेस 86, जेडीएस 32 और अन्य 0, यानी कांग्रेस ने अभी भी उम्मीद बचा कर रखी है। बहुत कम अंतर है दीपक जी, बहुत कम, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा आधा पौन घंटे बाद बिल्कुल स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये दिखाई दे रहा है साफ साफ कि हम एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट की तरफ जा रहे हैं, एक टूटे हुए जनादेश की तरफ जा रहे हैं और कांग्रेस देवेगौड़ा जी के साथ मिलकर कर्नाटक में अपनी सरकार बनाएगी। लीजिए, आपने कह दिया, मतलब ब्रेकिंग न्यूज चला दो इसके। लीजिए, ये तो प्रवक्ता महोदय ने क्या कह दिया। राहुल गांधी से पूछ के क्या है, मुकेश जी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें जो समान विचारधारा के लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। समान विचारधारा के हैं तो कुमार स्वामी उनके बेटे जिनको डिसोन कर दिया था उन्होंने, वो बीजेपी के साथ भी सरकार बना चुके हैं। नहीं, समान विचारधारा मतलब क्या होता है? क्यों आपने उनको अलग रखा था, अभी तक अपने साथ नहीं रखा था? नहीं, अब नहीं बनाएंगे। उनका अनुभव जो पिछला रहा है ना, उसके आधार पर वो अब नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ। चलिए, वैसे दोनों तरफ से ये ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि प्रवक्ता ने कहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी हार मान ली है। अच्छा, रजत के पास चलते हैं। रजत, अब मुझे बताइए कांग्रेस के नेताओं के दिमाग में क्या चल रहा होगा? 88, 86 और 32। देखिए, दिमाग में यही है कि सबसे पहले तो आप लार्जेस्ट पार्टी कर्नाटक में बनिए। सरकार एक सेकेंड स्टेज पे, लार्जेस्ट पार्टी होने के बाद आप ये कह सकते हैं कि मॉरल विक्ट्री हमारी थी। एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद 5 साल राज्य करने के बाद भी हम लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरे, इसीलिए हम जेडीएस के साथ जा रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि लार्जेस्ट पार्टी रहे, जिससे कि एक मॉरल प्रेशर जेडीएस के ऊपर भी हो कि कर्नाटक में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए आप साथ में सरकार बनाइए। दूसरी बड़ी चीज, 18 वो दल जो कि विपक्षी एकता में है, संसद में एक साथ मीटिंग होती है जिसमें खुद सोनिया गांधी जाती हैं, वहां पर देवगौड़ा उस मीटिंग में आते हैं, तो एक मॉरल प्रेशर वहां से उत्पन्न होता है। तीसरा मॉरल प्रेशर होता है कि मायावती जो कि देवगौड़ा के साथ कर्नाटक में चुनाव लड़ रही है, अलायंस पार्टनर ने, बहुत बड़ी भूमिका ना हो लेकिन अलायंस पार्टनर है, कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी हुई है। तो आज अगर वो जेडीएस और बीएसपी का अलायंस जो है वो बीजेपी के साथ जाता है, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? ये सारे सवाल सामने खड़े हैं। लेकिन सवाल दो सबसे बड़े कांग्रेस के पास है कि क्या वो लार्जेस्ट पार्टी बनती है और क्या जेडीएस के साथ गुलाम नबी आजाद और अशोक गहलोत डील क्लोज करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कह सकते हैं बैकफुट पे कांग्रेस होगी और पार्लियामेंट सेशन से लेकर ये शुरुआत होगी और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ उनको अपने वर्कर्स को ये समझाने में दिक्कत आ जाएगी कि ये वो पार्टी है जो चुनाव जीत सकती है। क्योंकि गुजरात में आप जीतते जीतते हार गए, कर्नाटक में आपके पास सरकार थी, सिद्धारमैया जैसा चेहरा था जो कि येदुरप्पा से लोग कहते थे और ये डाटा कहते थे कि वो एक बड़ा चेहरा है। अगर उस चेहरे को भी आप नहीं बुला सकते और यहां से अध्यक्ष जाके आपको चुनाव नहीं जिता सकते और मोदी मैजिक काम करता है।
वहां काम करता है जहां पे एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहा है जेल गया है और जेल जाने के बाद साथ में मंच में खड़े होकर प्रचार कर रहा है और उस प्रचार के साथ साथ वो सरकार बनाते हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस और कांग्रेस के अध्यक्ष ये चुनाव नहीं जिता सकते हैं? तो ये सारी चीजें कांग्रेस के सामने खड़ी हुई हैं। इंतजार यही है कि एक आंकड़ा आए जिसमें कांग्रेस एक स्टैंड ले पाए कि उसकी मॉरल विक्ट्री है कि नहीं लार्जेस्ट पार्टी की, जेडीएस के साथ कैसे डील सील होगी, या फिर अगर ज्यादा बार्गेन होती है तो कांग्रेस कहती है कि हां बीजेपी और जेडीएस साथ में सरकार बनाए, हम विपक्ष में बैठेंगे लेकिन जेडीएस के साथ खड़े नहीं होंगे। बिल्कुल ये बात ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पिछली बार गठबंधन की सरकारें जिस तरह से बीजेपी ने महारत हासिल कर ली है गठबंधन की सरकारों को बनाने में, उसको देखते हुए कांग्रेस एक तरह के प्रेशर में होगी? बिल्कुल वही प्रेशर का नतीजा है कि कल 2 बजे की जो फ्लाइट थी वहां कांग्रेस के विपक्ष में राज्यसभा के नेता गुलाम नबी आजाद और संगठन महामंत्री अशोक गहलोत को भेजा गया। बकायदा केसी वेणुगोपाल केरल में थे, केरल से उनको वहां बुलाया गया, बकायदा वॉर रूम में बैठे लगातार बात हुई और गुलाम नबी आजाद दिल्ली में भी जेडीएस के जो करीबी नेता है, देवगौड़ा के करीबी जो नेता है, उनसे लगातार टच में है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि अगर यहां तक मामला पहुंच रहा है, क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, तो डोर्स रात में बैक डोर्स ओपन किए गए, बातचीत करी गई, समझाने की कोशिश करी गई कि जो हाल शिवसेना का है, जो हाल और पार्टियों का है बीजेपी के साथ जो खड़े हैं, वही हाल आप भी होगा, ये भी बताया गया और ये साफ कह दिया गया है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा जेडीएस से नहीं होगा, कांग्रेस से होगा। कौन सा डार्क हॉर्स होगा आप तय कर लीजिए। सिद्धारमैया ने साफ कह दिया कि आप चाहिए तो दलित बना लीजिए। तो कांग्रेस रिजिड नहीं होगी मुख्यमंत्री कौन हो कांग्रेस के खेमे से, लेकिन इस पर रिजिड जरूर होगी कि जेडीएस का मुख्यमंत्री वहां ना बने। मैं दीपक जी से बिल्कुल मुझे निकलना है, मैं आपसे अंतिम एक क्लोजिंग स्टेटमेंट दे रहा हूं कि अभी भी जैसे जो उत्तर कर्नाटक, बेंगलुरु और साथ में जो बॉम्बे कर्नाटक है, इनकी आप यदि फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो मैं आपको शाम को यदि ऐसा मौका लगा तो मैं आके आपको अपनी बात सिद्ध करूंगा कि वहां पर फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं हो रहा है। और ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट अभी के ट्रेंड से जरूर लग रहा है और हर व्यक्ति ये सोच रहा होगा कि मैं किसी एक बेवकूफ की तरह बात कर रहा हूं, लेकिन इतने हैवी टर्नआउट के बाद फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं होगा। और जो बीच में कोस्टल और ओल्ड मैसूरू में जो हुआ है उसका एक खास कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस ने उतनी लीड बनाई है, वरना वहां कांग्रेस में ने जो 5 साल बदामी सीट से सिद्धारमैया आगे हो गए हैं, बस चामुंडेश्वरी सीट से सिद्धारमैया पीछे चल रहे हैं। अभी बहुत समय 11,000 वोट से पीछे हैं सिद्धारमैया चामुंडेश्वरी सीट से, और बदामी सीट से आगे। कितने से आगे हैं वो फिगर भी हम आपको बताएंगे। अभी 11,000 वोटों से पीछे हैं सिद्धारमैया चामुंडेश्वरी से। वही मैं कह रहा हूं कि देखिए, जब मुख्यमंत्री अपना चुनाव हारता है, सिटिंग मुख्यमंत्री, तो उसके पीछे कारण होता है कि राज्य सरकार की परफॉर्मेंस क्या थी, लेकिन उसके अलावा कोई जो पोल गिमिक्स होती हैं उसके वजह से यदि कोई अच्छी परफॉर्मेंस कांग्रेस कर रही है तो वो एक बहुत ही काट की हांडी है। मैं एक नाम कहना चाहता हूं और अल्टीमेटली ये स्थिति नहीं बनेगी, वहां पर सरकार अपने दम पर भाजपा बनाएगी, अंतिम निर्णय ये होगा। मैं यहाँ से आपसे नमस्ते करता हूँ। ठीक है अमिताभ जी, आपसे फिर मिलेंगे, हम आपसे फिर बातचीत होगी जब परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे कि सरकार किसकी बनती है, कैसे बनती है और क्यों बनती है। ये तीनों सवालों के जवाब देना और जवाब दर्शकों के लिए जाना बेहद जरूरी होगा। रजत कह रहे थे तो आप उनसे कुछ असहमत दिख रहे थे, आप असहमत क्यों थे? यदि कांग्रेस, तो आपने एक सवाल किया कि बीजेपी अल्पमत होते हुए भी सरकारें बनाती है, उसका दबाव कांग्रेस पर, उसके दबाव में यदि ये भेजे गए हैं तो उस दबाव में ही आके कांग्रेस अपने आप सबसे पहले कूद करके कुमारस्वामी को समर्थन घोषित करेगी, क्योंकि उसको बीजेपी को रोकना होगा। और यदि इस पर रिजिड है कि हमारा ही सीएम बनेगा, फिर बार्गेन किस चीज की होगी? इसलिए मुझे लगता है शायद कांग्रेसी वो अभी ऐसा बता रहे होंगे लेकिन कर कुछ और रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और उसके कारण भी हैं, क्योंकि अगर वो इतनी बड़ी कुर्सी को नहीं देंगे, वो सब कुछ ले लेंगे, होम ले लेंगे, बाकी सब कुछ ले लेंगे, लेकिन सीएम का पद उनको, मेरा मानना है कि एचडी कुमारस्वामी को देना ही पड़ेगा अगर कांग्रेस बनती है। तो आपकी क्या? बिल्कुल, मैं यही मान के चल रहा हूं कि कुमारस्वामी को ही मुख्यमंत्री बनना है। अब उनकी पालकी कौन उठाएगा, कांग्रेस के लोग उठाएंगे कि बीजेपी वाले उठाएंगे, ये देखना बाकी होगा। दीपक जी, एक चीज और, जो रुझान अभी तक आ रहे हैं उसमें वोट शेयर में ऐसा लग रहा है कि शायद पहली बार इस किसी भी विधानसभा चुनाव में कर्नाटक के बीजेपी का वोट शेयर कांग्रेस से कुछ 1, 2, 3, 4% अधिक रह सकता है इस बार। ऐसा क्यों? अभी तक के रुझान में 3-4% आगे दिख रहा है। 2008 में भी बीजेपी जब वहां सरकार बनाई थी 110 सीट लेकर के,
कांग्रेस को 80 मिली थी, तब भी कांग्रेस के वोट अधिक थे, बीजेपी के वोट कम थे। तो पहली बार ये हो रहा है कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है, ये एक ट्रेंड है बहुत बड़ा। ये प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ प्रवक्ता। प्रेम जी, आपसे जानना चाहूंगा कि 88 और 86, बीजेपी 88 पे, कांग्रेस 86 पे, ये इंडिकेट क्या करता है? क्या आपको लगता है कि परफॉर्मेंस में कोई चूक रह गई? मुझे लगता है कि जितना दिन चढ़ता जाएगा भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा भी चढ़ता जाएगा। आपने विविध चुनाव में, पिछले भी आपने देखा होगा, प्रदेश के चुनाव में शुरू के दिनों में। प्रेम जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं फिर आऊंगा आपके पास। एक बार फिर से चलता हूं रजत के पास। रजत, आपको लगता है कि कांग्रेस इस पोजीशन में है कि वो सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री की कुर्सी न दे? क्योंकि उप मुख्यमंत्री तो बीजेपी भी दे देगा उनको क्या दिक्कत है? देखिए, सिद्धारमैया ने जो चीजें थी वो साफ कर दी थी और जो कहा कि हाँ एक दलित चीफ मिनिस्टर के लिए मैं रास्ता सोच नहीं, माफ कीजिएगा, कुमार स्वामी की बात कर रहा था। मैं कुमार स्वामी के संदर्भ में बोल रहा था, मेरे मुंह से सिद्धारमैया निकल गया। मैं कह रहा हूं कुमार स्वामी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो कोई भी दे देगा, बीजेपी भी देने को राजी होगी, कांग्रेस को भी देने को राजी होगी। तो फिर बार्गेनिंग किस बात की होगी? अनुज जी ये सवाल कर रहे हैं और सवाल वाजिब भी है। फिर तो बार्गेनिंग की कोई बात बचती नहीं है ना। देखिए, बार्गेनिंग जो होगी वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस वक्त कांग्रेस कह रही है कि जो ये एक अपोजिशन बन रहा है उस अपोजिशन। रही बात मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी इसलिए मांगेगी क्योंकि अगर 100 सीटें कांग्रेस को मिलती है, 99 नहीं 100 सीट मिलती है, तो मॉरल विक्ट्री कांग्रेस अपने आप को बताएगी कि 100 सीटें कर्नाटक की जनता ने हमको दी है और अगर आपके पास 35 सीटें तो आपकी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कांग्रेस को सपोर्ट करिए। जो मंत्रालय बढ़ सकता है वो बटेगा। लोकसभा इलेक्शंस में भी कर्नाटक में एक बड़ा चंक है जो कांग्रेस के पास आता है, वहां पर भी हिस्सेदारी हो सकती है और ऑपोजिशन के लिए एक अच्छी चीज होगी। तो मुझे लगता है कि जो ऑपोजिशन के और लीडर्स हैं जो देवगौड़ा के टच में हैं, वो भी लगातार मुझे लगता है बैकडोर से कांग्रेस पार्टी उनसे बात कर रही है कि एक प्रेशर बनाया जाए एचडी देवगौड़ा पर और ज्यादा बातचीत जो करी जाए वो एचडी देवगौड़ा से करी जाए, कुमार स्वामी को बाद में लुक में लाया जाए। क्योंकि कुमार स्वामी एक हार्ड बार्गेनर है कर्नाटक की पॉलिटिक्स में और लोग उनसे ज्यादा बार्गेन नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस के दो बहुत पूर्ण नेता अशोक गहलोत और गुलाम नबी आजाद शायद इसीलिए वहां बैठे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बॉल इस खेमे से निकलकर बीजेपी के खेमे में चली जाए। इसी को रोकने के लिए वहां लोग बैठे हुए हैं, इसी को रोकने के लिए सिद्धारमैया से बयान दिलवाया गया है और शायद इसीलिए कल मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि पीएसी की बैठक थी पार्लियामेंट में, उसके तुरंत बाद जहाज पकड़ के वो भी बैंगलोर चले गए। तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस कोई भी खेमा ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा पत्थर नहीं है जिसको छूना नहीं चाहती है, हर पत्थर पर नजर है। चाहती यही है कि किसी तरीके से बीजेपी का जो किला है वो कर्नाटक में स्थापित ना हो पाए, क्योंकि अगर ये स्थापित होता है तो ये कांग्रेस के साथ साथ अपोजिशन के साथ साथ राहुल गांधी की बड़ी हार होगी और ये कांग्रेस पार्टी इस वक्त नहीं चाहती है। इसलिए लगातार कोशिश यही होगी कि पहले लार्जेस्ट पार्टी बने, उसके बाद एक आप कह सकते हैं दबाव बनाया जाए जेडीएस के ऊपर कि वो लार्जेस्ट पार्टी है, दूसरा दबाव अपोजिशन का और तीसरा उन नेताओं का हो जो देवगौड़ा के करीबी हैं और अपोजिशन कैंप में शामिल है, जिसमें आने वाले समय में जो अपोजिशन यूनिटी है। एक मिनट के यहाँ रोकूंगा, आपसे आगे भी आर्गुमेंट करूंगा, लेकिन एक बात सबसे पहले मैं अनुज जी से पूछता हूँ। अनुज जी, मुझे एक बात बताइए कि ये कह रहे हैं कुमार स्वामी हार्ड बार्गेनर है, मैं इस बात को मानता हूँ। बिल्कुल ठीक बात। कुमार स्वामी ने जिस तरह से सरकार चलाई और जिस तरह से बीजेपी को राजनीतिक झटका मारा या राजनीतिक तौर पर लात मारी, अगर ये शब्द का इस्तेमाल करूं तो गलत नहीं होगा, उसको देखते हुए कुमार स्वामी खुद बार्गेन करने जाएंगे? ये तो उल्टी स्ट्रेटेजी है इनकी कि ये एचडी देवेगौड़ा के थ्रू जा रहे हैं, जबकि एचडी देवेगौड़ा के घर में रिवोल्ट है। उनका एक बेटा एचडी रेवन्ना जो है वो ये कह रहा है कि कांग्रेस के साथ जाओ और कुमार स्वामी कह रहा है बीजेपी के साथ जाओ, तो होगा क्या? देखिए, कांग्रेस के नेता ये चाहेंगे कि सौदा देवगौड़ा साहब से हो पाए, लेकिन होगा थोड़ी वैसा। बेटा होने देगा क्या? क्योंकि कुमार स्वामी ने जब आज से 10 साल पहले उनके खिलाफ विद्रोह करके विधायक अपनी तरफ कर लिए थे तो पार्टी सारी की सारी कुमार स्वामी के हाथ में है, देवगौड़ा साहब के हाथ में नहीं है पार्टी भी। और देवगौड़ा साहब की उम्र 85 साल है। जो नेता इस समय विधायक चुन करके आ रहे होंगे जेडीएस के, वो अपना भविष्य अगले 20 साल का कुमार स्वामी के साथ देख पाएंगे, देवगौड़ा साहब के साथ नहीं देख पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हार्ड बार्गेनिंग के लिए कांग्रेस को अभी से तैयार हो जाना चाहिए। सॉफ्ट बार्गेनिंग से उनका रास्ता खुल जाएगा, ये बच्चों का खेल न समझे इसको। कुमार स्वामी से हार्ड बार्गेनिंग के लिए उनको तैयार होना चाहिए। और रजत, आपको नहीं लगता कि अगर बड़े देवेगौड़ा यानी एचडी देवेगौड़ा से कांग्रेस बात करना चाहती है सीधे, तो ये इसकी बड़ी स्ट्रैटेजिकल भूल है?
भूल है, लेकिन मुझे लगता है कि जो नेता यहां से गए हैं वो पुराने नेता हैं, उनके अपने संबंध है, वहां हो रहा है। कुमार स्वामी पर भी लोगों को लगाया गया है। एक चीज और दीपक जी है जो शायद जिस पर हम लोग का ध्यान अभी नहीं जा रहा है कि 7 से 8 ऐसे विधायक थे जेडीएस के जिनको सिद्धारमैया ने पार्टी छुड़वा के कांग्रेस ज्वाइन किया था। तो जेडीएस की सीट भी अगर बहुत ज्यादा नहीं आती और 30 के आंकड़े के कम रहती है तो सिद्धारमैया का एक नया रोल फिर से कर्नाटक की राजनीति में शुरू हो जाएगा। क्या वहां तोड़फोड़ होती है? अगर 30 से नीचे रहती है जेडीएस तो सिद्धारमैया को एक ऑप्शन वो भी होगा कि अगर 16 विधायक उनके साथ होते हैं तो वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। दीपक जी, जेडीएस में सिद्धारमैया रहे हैं, इसलिए जिन लोगों को तोड़ सकते थे वो तोड़ के ले जा चुके हैं। अब जो लोग हैं उनमें सिद्धारमैया के तोड़े से कोई नहीं टूटने वाला उसमें से। ऐसा लगता है फिलहाल। रोहन के पास चलते हैं। रोहन कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, रोहन गुप्ता हमारे साथ अभी जुड़े हैं। रोहन, आपसे जानना चाहूंगा कि किस स्ट्रैटेजी के साथ ये लोग गए हैं। आप ये कह सकते हैं स्ट्रैटेजी बताते नहीं है, लेकिन स्ट्रैटेजी 3 ही है। या तो आप कुमार स्वामी से बात करें, या एचडी देवेगौड़ा से बात करें, या एचडी रेवन्ना से बात करें। किससे बात करेगी कांग्रेस? देखिए, जिस प्रकार से जेडीएस ने जिन मुद्दों पे वहां पे वोट मांगे हैं, कहीं न कहीं अगर लॉन्ग टर्म हम पॉलिटिक्स देखते हैं, बीजेपी के साथ जाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। जा जिस चुके प्रकार हैं से एक बार। रेवन्ना जी रोहन की बात गुप्ता हो जी या जा चुके हैं एक बार। की बात हो, नेचुरल जी और वो एक्सपीरियंस आप देखेंगे, उसको आप याद करेंगे, वो अनुभव को। वो अनुभव तो उनके लिए शानदार था। और कुमार स्वामी के लिए भी ठीक बीजेपी का अनुभव खराब था। बीजेपी का अनुभव खराब था, कुमार स्वामी के लिए तो बड़ा शानदार अनुभव था वो। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। सरकार में रहा, उसके बाद मस्ती से चल लो। मैं वही बता रहा हूं कि वो अनुभव के बाद में, उस अनुभव के बाद में बीजेपी भी अगर उनके साथ जाती है तो कुमार स्वामी को मालूम है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी है। अगर वो बदले की भावना से कुछ भी हुआ तो उनका खतरा होगा भविष्य में। मुझे लग रहा है कि आज की परिस्थिति में जेडीएस के लिए कांग्रेस के साथ जाना, फॉर फ्यूचर ऑल्सो, फॉर कंसिडरिंग लोकसभा इलेक्शन ऑल्सो, नेचुरल है कांग्रेस की तरफ जाना उनके लिए ज्यादा संभावित लग रहा है। 1 मिनट रोहन, आपको एक बहुत बड़ी खबर बताता हूं। देखिए, अंतर हो गया है। अब कांग्रेस 82 पर आगे रह रही है, बीजेपी 88 पर आगे रह रही है। तो आपको और जो अंतर 2 का था ना, 86 और 88 का, वो अब 82 और 88 का हो गया। यानी बीजेपी 88 पर है, 88 पर। बीजेपी 88 पर है, 88 पर। कांग्रेस 82 पर है। और जेडीएस आश्चर्यजनक रूप से 38 तक पहुंच गई है। 38 तक पहुंच गई है फिर आंकड़ा जेडीएस। बदल के देखिए फिर। और आप देखिए बीजेपी 95 पर आ गई है और कांग्रेस 75 पर। बीजेपी 95 पर, कांग्रेस 75 पर। कांग्रेस को बहुत तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर। और अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई तो फिर बीजेपी को सरकार बनाने से कोई नहीं रोक दीपक जी, सकता। 14 सीटों का रुझान आना बाकी है और बीजेपी को बहुमत के लिए 17 सीटें चाहिए। यदि वो सारी की सारी बीजेपी की तरफ चली गई तो बहुत स्ट्राइकिंग रेंज पर होगी और तब मुख्यमंत्री जरूर वो अपना बनवा लेगी। तब मुख्यमंत्री बना लेगी। लेकिन अगर वो सिंगल लार्जेस्ट होती है तो भी उसकी बड़ी मोरल विक्ट्री होती है। वो शपथ तो ले सकती है, मोरल और विक्ट्री तो शपथ लेने के बाद वो कुछ भी तोड़फोड़ कर सकती है। मॉरल विक्ट्री तो होगी, क्योंकि कांग्रेस 122 से घट करके नीचे आ रही है 75, 80, 90 तक भी। 90 तो बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाएगा, 80 तक भी तो 40 सीटें घटना बहुत बड़ी बात होगी। तो वो सरकार बनाने के लिए क्लेम भी नहीं कर पाएगी। और बीजेपी यदि 100 के ऊपर होगी तो फिर जो आपने कहा कि गवर्नर से मिलकर के पहले सरकार बनाने का मौका उसे यदि मिलता है तो वो स्पष्ट बहुमत अपना दिखा पाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। हर संभव प्रयास करेगी और 99% स्पष्ट बहुमत दिख जाएगा, क्योंकि जो भी विधायक जीत के आए होंगे उसके सामने आगे के 5 साल का भविष्य होगा। और शायद जेडीएस के साथ वो फिर सौदेबाजी और अन्य तरीकों से जो संभव होती होंगी वो भी कर पा रही होगी। और मुझे लगता है ऐसा 99। अच्छा, आप देखिए बीजेपी 99 पर, कांग्रेस 71 पर, शतक से एक दूर बीजेपी 99 पर, कांग्रेस 71 पर, और बीजेपी को बहुमत के लिए सिर्फ 13 चाहिए। अभी भी उलटफेर हो सकता है। बीजेपी 99, कांग्रेस 71, जेडीएस 38। सिर्फ 13 चाहिए और 14 सीटों का रुझान आना बाकी है। अभी 13 चाहिए और 14 सीटों का रुझान आना बाकी है। 13 बीजेपी को चाहिए, 14 सीटों का रुझान आना बाकी है। कांग्रेस 71, जेडीएस 38 और 0 पर अन्य।
तो आप देख सकते हैं कितना कांटे का मुकाबला है। रुझानों में बीजेपी 99 पर है, कांग्रेस 71 पर और 38 पर जेडीएस और अदर्स 0 के पास। तो रोहन जी, यहाँ पर आपका वो ऑप्शन भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप किसी तरह की बातचीत कर पाए। 28 की लीड है कांग्रेस पर। हुए हैं मुझे लगता तो सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी प्रकाश पांडे के पास। प्रकाश, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से सरकार में तो कमल खिल जाएगा। दीपक, जब कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया था सुबह 6 बजे, उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि एच पे बीजेपी है, जो कुछ दिनों से मैं यहाँ कर्नाटक में देख रहा था। उसके बाद भले ही आंकड़े आने लगे हों और एकदम से कांग्रेस जो है बहुत ज्यादा लीड ले रही थी रुझानों में, तब भी मेरा यही मानना था। और अब जिस तरह से कमल खिलने का मतलब एक औपचारिकता ही रह गई, क्योंकि बीजेपी ऑफिस में भी जो है एकदम से हलचल बढ़ गई। अगर मैं पीछे दिखाना चाहूँ निखिल, आप दिखाएं कि अभी तक जो सन्नाटा था पिछले आधे घंटे पहले, वो सन्नाटा अब खत्म हो गया। लोगों के चेहरे पे भी जो है ना कमल खिलने लगा है। और अभी सदानंद गौड़ा से मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई, उन्होंने कहा वो कुछ देर में पार्टी कार्यालय आ रहे हैं। तो यानी सबसे बड़ा दल होने के नाम पे गवर्नर को, जाहिर सी बात है गवर्नर उनको बुलाएगा सरकार बनाने के लिए, और अगर कुछ कम सीटें पड़ेंगी तो वो बीजेपी मैनेज कर लेगी। तो बिल्कुल आपका सही कहना है कि कमल जो है यहाँ पर खेलने के लिए अब तैयार है पूरी तरह से। और जो दावे किए जा रहे थे 130 सीटों के, वो भले ना हो, लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में बीजेपी उभरी है। और पार्टी कार्यालय में जिस तरह से हलचल बढ़ रही है, सदानंद गौड़ा जो यूनियन मिनिस्टर है वो अब आने को तैयार हो रहे हैं। शायद उसके बाद येदियुरप्पा के घर पे भी हलचल एकदम से बढ़ गई, जो मेरी बात हो रही है लगातार, वो भी कुछ देर पे यहाँ पे आएंगे। वहां सुबह से पूजा पाठ चल रहा था, तो उसका असर अब दिखने लगा है। तो रुझानों में अब जो स्थिति दिखाई दे रही है, बीजेपी एकाएक बढ़ी है, 99 तक पहुंच गई है। कांग्रेस 71 पर आ गए, जेडीएस 38 पर आ गए। अगर जेडीएस की भी 3-4 घटती हैं, बीजेपी के साथ जाती हैं, कांग्रेस के भी 4-5 घटती हैं, बीजेपी के साथ जाती है, तो बीजेपी का स्पष्ट बहुमत हो सकता है। तो अभी ये कहना कि रुझानों में अभी त्रिशंकु विधानसभा के आसार हैं, ये मेरे ख्याल से इंटरप्रिटेशन थोड़ा ठीक नहीं होगा। हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये इंटरप्रिटेशन अगर हम पहले करते तो शायद ज्यादा बेहतर होता, लेकिन अभी ये इंटरप्रिटेशन करना, क्योंकि अभी भी 14 सीटों के रिजल्ट आना बाकी है और 13 सीटें चाहिए, मात्र 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। प्रेम शुक्ला जी, आप मुझे लग रहा है शुभ साबित हुए हैं आज। पहले आपका इंडिया न्यूज पर ऑडियो नहीं आ रहा था, अब इंडिया न्यूज पर आपका ऑडियो आ रहा है और आपको खबर सुनने को मिल रही है कि बीजेपी 99 तक पहुंच गई। नहीं, जब मेरा ऑडियो नहीं आ रहा था तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि जो जो सूरज चढ़ता जाएगा त्यों तो कमल खिलता जाएगा। और कमल का खिलना जो है वो राष्ट्र के हिसाब से बेहतरीन संकेत है। लोकसभा चुनावों के लिए भी एक बड़ा संकेत जा रहा है। और दक्षिण का फाटक खुलते ही जो है, कर्नाटक के साथ दक्षिण का फाटक भी खुल रहा है। और कांग्रेस के लिए जो आदरणीय मोदी जी ने कहा था पीपीपी पार्टी, तो पंजाब पुदुचेरी परिवार पार्टी बनने की तरफ बढ़ रही है। रोहन जी, आपका क्या कहना है इस पर? क्या वाकई आप पीपीपी रह जाएंगे? देखिए, मैंने अभी भी बताया कि नहीं, वो तो आने वाला समय बताएगा। अभी भी जिस प्रकार से गिनती चल रही है, 2-3 राउंड की ही गिनती हुई है। अभी मैं भी जब व्हाट्सएप पे यही देख रहा था, वहां जो लोकल ग्रुप्स हैं, थोड़ा और सब्र कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। आधा घंटा और रुक जाइए। आधा घंटा और रुक जाए, चलिए आधे घंटे बाद आते हैं। ठीक बात, अच्छा रहेगा। और अब देखिए फिर से एक बार चेंज हो गया है, बीजेपी 96 और कांग्रेस 79 पर। थोड़ा फिर से परिवर्तित हुआ है, बीजेपी 96, कांग्रेस 79, जेडीएस 38। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों का नुकसान हुआ है और कांग्रेस को कुछ फायदा हुआ है। कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं। कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं 71 से 8 सीटें एकाएक बढ़ी है उसकी, 71 से 79, 79। जी। 8 सीटें एकाएक कांग्रेस की बढ़ गई हैं और 2 सीटें एकाएक बीजेपी की कम हो गई हैं। इसको देखकर हम सीधे चलते हैं रजत राकेश टंडन के पास। रजत, संभावनाएं कम होती हुई क्या 70-80 तक पहुंचेगी, तब भी सरकार बनाने के लिए ट्राई करेगी कांग्रेस की क्या रणनीति है?
देखिए, मुझे लगता है कि इंतजार करेगी कंक्रीट क्या है। अगर 75 से 80 सीटें तक कांग्रेस रहती है तो मुझे लगता है कि फिर मॉरल नहीं रहेगा कि आप वहां जाकर सरकार बनाए, और शायद यही कांग्रेस की भी अपनी थिंकिंग है कि 70-80 सीटों के बीच में आपका मॉरल नहीं रह जाएगा। उस वक्त मॉरल ये होगा कि जेडीएस बात करे कांग्रेस से कि हाँ आप हमको समर्थन दीजिए, हम सरकार बनाना चाहते हैं, या फिर कांग्रेस विपक्ष में बैठे, क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते वो मॉरल उसी पार्टी के पास होगा जिसके पास 100 सीटें कम से कम आए। आपके पास 88 सीट हो, उनके पास 78 सीट हो, तो वो बराबर है। 3 डिजिट जो पार करेगा यानी 100-101 सीटों तक पहुंचेगा, उसके पास मॉरल होगा कर्नाटक के अंदर कि वो खड़े होकर कहे कि हाँ जेडीएस से कि कर्नाटक की जनता ने हमको लार्जेस्ट पार्टी बनाया है, 100 सीटें हमारे पास हैं, आप हमको सपोर्ट करिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। कांग्रेस भी इसी का इंतजार करेगी कि एक फाइनल टैली आए। अगर 80 से 85 के बीच में कांग्रेस रहती है और 90-92 के बीच में रहती है, तब भी कांग्रेस जेडीएस को पुश करेगी कि वहां सरकार बनाए, बीजेपी को सरकार बनाने से रोकेगी कांग्रेस। बीजेपी को सरकार बनाने से रोकेगी। सीधे चलते हमारे सहयोगी